गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने पापा का संघर्ष। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, कैसे उन्होंने इनको नौकरी मिली, कैसे उन्होंने नौकरी के बाद बिजनेस किया, उन्होंने अपने परिवार को कैसे चलाया। गाइस, काफ़ी टाइम से मैं अपने पापा के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता था, पापा का संघर्ष दिखाना चाहता था। आज मुझे मौका मिला है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। गाइस, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको आज से मेरे इस चैनल के ऊपर मेरी डेली लाइफ दिखाई जाएगी। और मेरे को एक अभी नया शौक चढ़ा है पॉडकास्ट करने का, तो जो भी मैं पॉडकास्ट करूँगा वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर दिखाऊंगा। मेरा एक प्लान है कि मैं अपना एक अलग से पॉडकास्ट चैनल बनाऊं, बट अभी मैं देखना चाहता हूं कि मेरे इस पॉडकास्ट के ऊपर आप लोग कितने लाइक करते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। अगर ये अच्छा जाएगा तो ही मैं ट्राई करूंगा। और साथ में इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से अर्निंग कैसे करते हैं इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते जाइए, अभी ये चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आएंगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहा तो फिर मैं इसमें और भी एडिटिंग करूंगा, मुझे और क्या इसमें ऐड करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने मेरे को देखा है शुरू से कि मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल से शुरू किया था और आज धीरे धीरे 800 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं इस चैनल के ऊपर और ठीक ठाक व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। और ये पॉडकास्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया कभी भी नहीं देख पाती है। ये कहानी है मेरे पापा की, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक सरकारी कर्मचारी जिसने एक दिन अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। आइए जानते हैं संघर्ष, मेहनत और सफलता की पूरी कहानी मेरे पिताजी की जुबानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट चैनल। आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है मयंक व्यास शो। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जीवन बहुत ही संघर्षों के साथ बीता और उन्होंने सरकारी नौकरी भी करी और साथ में अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया। तो मैं स्वागत करता हूं अपने पिताजी का। नमस्कार पिताजी। नमस्कार, खुश रहो। आज हम आपके साथ बैठ करके आपकी जिंदगी के बारे में विचार करेंगे, उन पन्नों को खोलेंगे जिससे आपने संघर्ष करके हमें इतना बड़ा किया और आपकी जिंदगी में क्या क्या रहा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सबसे पहले हमें हमारे अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा बचपन हमारा। 9 बहन भाई थे हम। पिताजी से बहुत डरते थे। पिताजी भी सरकारी? पिताजी हमारे शास्त्री थे, स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा। और हम गुल्ली डंडा वगैरह खेलते थे। और आपका फेवरेट गेम गुल्ली डंडा था? गुल्ली डंडा, पिट्टू, अच्छा, आइस पाइस, ये हम बचपन में खेलते थे। और जब हम दूर से देखते थे पिताजी आ रहे हैं तो हम ऐसे हो जाते थे जैसे चूहा और बिल्ली का खेल होता था कि पिताजी आके हमको वो करेंगे, तो हम बहुत डरते थे। सख्त थे या वैसे डरते थे? सख्त भी थे। पहले बच्चे माँ बापों से डरते थे। अच्छा। माँ बाप जो है बच्चों को मारते तो पहले वो तो आंख भी दिखाते थे, उससे बच्चे डर जाते थे। जैसे शेर के आगे कोई मतलब इंसान आ जाए तो शेर भपका खा जाएगा, तो शेर समझते थे माँ बाप को। बहुत डर होता था माँ बाप का। आजकल बच्चे नहीं डरते, पहले बहुत डर होता था। हम तो डरते हैं। नहीं, मैं आप जैसे सबकी बात नहीं कह रहा कि मतलब आज बाप जो है अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, शादीशुदा के ऊपर। पहले वो बाजार के अंदर अपने बाप जो अपने बेटे को मार देता था थप्पड़।
तो आज ये चीजें जो है पहले के जमाने से आज की तुलना बहुत कम हो गई है। तो हम जो है उस समय माँ बाप से बहुत डरते थे। उस समय आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी और आपने किन चुनौतियों का सामना किया? देखो जी, हम बहुत छोटे छोटे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, हम 9 बहन भाई थे। अब एक आदमी कमाने वाला और 11 आदमी 12 आदमी खाने वाले हों तो, और उस समय तनख्वाह क्या होती थी, बहुत कम होती थी। हमारे पिताजी हमें जैसे कि बताते हैं कि मैं 20 रुपए महीने की नौकरी करता था। पिताजी 20 रुपए महीने की नौकरी करते थे। तो आज बताए देखिए कि एक बच्चे को भी 20 रुपए दो तो वो भी उठा के फेंक देता है, भिखारी भी नहीं लेता। तो मतलब आपके लिए क्या चुनौती रहती थी? तो मेरी चुनौती ये है कि भाई हम लोग सब पहले मिलजुल के रहते थे इकट्ठे। पहले वो होता था कि परिवार संयुक्त होता था, बिल्कुल, और एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। बड़े छोटे का, छोटा बड़े का सम्मान करता था। इकट्ठे बैठ के एक चूल्हा होता था। तो आजकल वो चीजें नहीं है। नहीं, जैसे आपकी लाइफ में क्या चुनौती आई जब आप छोटे थे? क्या प्रॉब्लम्स रहती थी? देखो मेरी बिजली पानी वगैरह, उस टाइम पानी नहीं, बिजली देखो जी, उस समय इतने घरों में लाइटें नहीं होती थी। हमारे घर में दिया चलता था, लालटेन जिसको बोलते हैं। अच्छा। हमारे घर में लालटेन था। हम सारे बहन भाई लालटेन पे पढ़ते थे। बिल्कुल। और सन 78 की बात है, ये 76 की बात है, जब मेरे घर में लाइट आई थी। तब तक हाँ, लालटेन पे। तो उस समय लाइट हमारे घर में आई थी, और पानी भी हम कुओं से लेके आते थे, हमारे फादर। अच्छा। कुएं उस समय होते थे, नल भी नहीं होते थे। कितने साल के थे? कब की मतलब जब ये लाइट वगैरह, ये लाइट तो जब मेरे घर में आई थी तो मैं उस समय 9वीं क्लास पढ़ता था। अच्छा, मतलब लगभग 15 साल। हाँ, 9वीं क्लास पढ़ता था, 9वीं पढ़ता था मैं। अच्छा, तो 9th क्लास तक आपके घर लाइट नहीं थी? नहीं, पानी वगैरह भी बाहर से, पानी भी हम बाहर से भर भर के लाते थे। सरकारी नल होते थे, पहले तो कुआं होते थे, उसके बाद हमारी गली में सरकारी नल लगा, उसके बाद हमारे घर में मतलब पानी आया। उससे पहले हम मतलब वहीं से कुओं से लाते थे पानी। सपनों की शुरुआत हमेशा छोटी जगहों से होती है और बहुत सारी चुनौतियों से होती है। तो पिताजी का जीवन भी ऐसा ही। तो अब बात करते हैं आपके सरकारी जीवन की। तो आपको सरकारी नौकरी कैसे मिली, और उस टाइम जब आपको सरकारी नौकरी मिली तो आपकी भावनाएं क्या थी कि मुझे क्या करना है सरकार की नौकरी में? देखो जी, मैं जब पढ़ता था तो मैंने 10वीं क्लास का पेपर दिया। मैं वहाँ कुछ नंबर कम आए। पिताजी ने हमें डांटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय पिताजी से बहुत डर होता था। बिल्कुल। और उन्होंने खूब डांटा मेरे को, नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो, एक मास्टर के बच्चे हो के तुम, मतलब मेरे मास्टर के ये हो, बहुत कुछ कहा उन्होंने। हमने विचार कर लिया था कि आज हमने मेहनत करनी है और किसी तरह हमें नौकरी करके हमने जो भी पढ़ाई करें और माँ बाप की हमने सेवा करनी है। तो मेरे एक अंकल थे जो उस समय बिजली बोर्ड में बहुत बड़े अधिकारी होते थे। अच्छा। मैंने उनसे कहा एक दिन, मैंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मेरा काम। कहने लगे तुम पढ़ो नालायक, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है नौकरी करने। खैर, जो मैंने उनको समस्या बताई कि साहब इस तरह की मैं सोचता हूँ कि साहब मैं अपना पढ़ाई भी करूं और अपनी नौकरी भी करूं। हाँ, तो 10वीं में थे तब आपकी नौकरी लगी? हाँ, तो उन्होंने मेरे को सन 76 के अंदर, 75-76 की बात है, तो उन्होंने मेरे को नौकरी लगवाई। अच्छा। तो उस समय मेरे को 150 रुपया मिला महीने का। 150 रुपये में होता है क्या है? अब देखो, सस्ता जमाना था। हाँ, ये बात भी है, बहुत सस्ता जमाना था। 150 रुपया, 150 ऐसे होते थे 8-15 हज़ार के बराबर। अच्छा, 8-15 हज़ार में कुछ खर्चे भी नहीं होते थे। कुछ खर्चे नहीं होते थे। और हमारे कोई पिताजी भी सीधे साधे, कोई उनको किसी चीज का, इलायची का शौक भी नहीं था।
पान में जो इलायची डालते हैं वो भी नहीं खाते थे। बिल्कुल। और हम लोगों को होटल में, पिक्चरों में देखना, ये करना, किसी तरह का कोई शौक नहीं था हमारे लोगों को, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो मैंने 150 रुपए की नौकरी करी। आप विश्वास कर नहीं करोगे कि 150 रुपए की नौकरी मेरे को अलवर से करीब 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूरी पे मुझे प्राप्त हुई। तो कौन सी जगह थी? वो था साहब सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, हाँ। राजस्थान। राजस्थान सवाई माधोपुर, मतलब डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर था। सवाई माधोपुर तो काफी दूर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में आता था। वहां हमें 150 रुपए मिलते थे। हम बताओ जी, 100 रुपए हम घर पे भेज देते थे और 50 रुपए में रोटी खा लेते थे। 50 रुपए में वहाँ आना जाना खाना हो नहीं, जाता था? वो ऐसा जी, सरकारी गाड़ी आती थी हमारी, अच्छा। गवर्नमेंट की, बिजली बोर्ड की, वो अलवर आती थी, हम उस पर बैठ के आ जाते थे। हमारा कोई किराया बढ़े। सब्जी हमारे वहाँ खेत होते थे गांव में। बिल्कुल। खेत से कोई मूली आ गई, कभी गाजर आ गई, कभी चने आ गए, कभी कुछ आ गए। खेत वाले बड़ी, मतलब बिजली बोर्ड वालों को बड़ा वो करते थे, मान सम्मान करते थे कि हमारे गांव में लाइट आएगी, हमारे गांव में लाइट आएगी। तो हम मतलब वो सुबह लस्सी की बाल्टी आ जाती थी। चाय तो वहाँ गांव में कोई पीता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कौन पीता था चाय? कोई नहीं पीते थे। इधर शहरी पीते, गांव वाले तो आज भी नहीं पीते। आज भी नहीं पीते। तो मतलब वो ट्यूबवेल चल रहा होता था, वहां नहा लेते थे। सही तो ऐसे करके मैंने करीब 6 महीने तो वहां नौकरी करी। फिर मैं अलवर आ गया। अलवर आया मैं 77 में। अच्छा। 77 में मेरे को मिले 250 रुपए। 150 रुपए से 250 रुपए। हाँ, 77 में मैं परमानेंट मतलब आ गया। और मुझे पहले वहां टेम्परेरी था, वहां मेरे को परमानेंट कर दिया था। क्योंकि हमारे एक नियम होता था कि 90 दिन जिसने कर लिए या 120 दिन कर लिए उसको परमानेंट कर देते थे। कंटिन्यू, कोई गैप नहीं होना चाहिए। कोई किसी छुट्टी नहीं लेंगे? हाँ, कोई गैप नहीं। सरकारी छुट्टी, सरकारी छुट्टी भी नहीं होती थी हमारी। अच्छा। हमारी कोई होली, दिवाली, दशहरा कोई छुट्टी नहीं। अच्छा। हमारे वही मतलब वो है, क्योंकि टेम्परेरी होते थे ना हम। तो टेम्परेरी छुट्टी लोग तनख्वाह कट गई, 5 रुपए कटेंगे हमारे। अच्छा। तो हमारे वो है कि जिसने भी 120 दिन कर लिए उसको परमानेंट नियम था एक उस समय। तो हम परमानेंट हो गए, तो हमारे अंकल ने हमको अलवर कर दिया। हमें मिल गए 250 रुपए। सन 77 से लेके और 2017 में मैं रिटायर हुआ। तो जब आप सरकारी नौकरी करते थे उस टाइम, उसके बाद आपकी शादी हो गई? हाँ जी। तो शादी के टाइम पर आपका परिवार के साथ कैसा रहा? देखो जी, शादी हमारी हुई थी 88 में। 88 में शादी हुई और परिवार मेरा ससुराल जो था हरियाणा का था। अच्छा। और वो भी करनाल। और मैं राजस्थान। हाँ, बहुत दूर हो गया। कम से कम 9 घंटे का सफर था हमारा। अच्छा। अब 9 घंटे आने के, 9 घंटे जाने के होते थे। बिल्कुल। लेकिन मेरी पत्नी जो थी उसने बड़ा संघर्ष किया। तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो हरियाणा रोडवेज में थी। अच्छा। उसने भी बड़ा संघर्ष किया। तो उसका जो फादर थे वो उस समय हरियाणा में, आज भी उधर हमारे यहाँ तो राजस्थान में कलेक्टर बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ डीसी बोलते हैं। अच्छा, वही बात वही होगी। हाँ, मतलब देखो हरियाणा अपने अपनी भाषा का अलग आता है। वो कमिश्नर डीसी के पीए थे। अच्छा। और भजन लाल जी थे, उनके खास थे सीएम। अच्छा अच्छा। सीएम भजन लाल हरियाणा का मुख्यमंत्री, बहुत उनका खास था। अच्छा। तो मैंने फादर इन लॉ ने मेरे से कहा कि यार तुम्हारी ऐसी लॉन्ग लाइफ कैसे चलेगी, तू राजस्थान ये। तो मैंने कहा जी ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप एक तो कमिश्नर साहब के पीए हैं, मतलब कलेक्टर साहब के, और दूसरा आपके भजन लाल जी भी खास है, क्योंकि वो आपको गुरु मानते हैं। बिल्कुल। तो लोग कहे भाई मैं तो हरियाणा में अभी क्या, मैं अभी इसको ऑर्डर करा देता हूँ। मैंने कहा जी मुझे हरियाणा ही चाहिए। तो उन्होंने साहब इनको रेवाड़ी करवा दिया और मैं अलवर से भिवाड़ी आ गया। तो सरकारी नौकरी जब आप रिटायर हुए और आपने पूरी उम्र सरकारी नौकरी करी, उस टाइम आपका सबसे यादगार पल क्या रहा जो आपको अभी तक याद है? देखो यादगार सन, मैंने आपको बताया कि मैं 1990 में भिवाड़ी आया था और 77 में नौकरी लगी थी और 90 में भिवाड़ी आया। घरवाली भी मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। मैंने यहाँ टोटल नौकरी
41 साल नौकरी करी है। भिवाड़ी में या टोटल? टोटल मतलब 10 साल मैंने अलवर में करी। अपने पिताजी के साथ रहा, माताजी के साथ रहा, और उसके बाद भिवाड़ी आ गए। 31 साल मैंने यहाँ भिवाड़ी में नौकरी करी। 31 साल जो मैंने नौकरी करी, उस बीच में क्या है कि मेरे को जब मैं यहाँ आया तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी थी। अच्छा। तो मेरे को फिर गवर्नमेंट क्वार्टर मिला। हाँ। क्वार्टर में हम 10 साल 11 साल क्वार्टर में रहे। फिर अपना एक मकान बनाया हमने। फिर बच्चे का भी बड़ा वो हमको सहयोग मिला। फिर हमने आज भगवान की दया से आज फ्लैट में हम। लेकिन मेरा जो रिटायरमेंट हुआ, आपने रिटायरमेंट मेरा बहुत ही आलीशान, और आज तक मुझे खुद को ही महसूस नहीं होता था कि आज मैंने मेरे भाई का भी रिटायरमेंट उसी ऑफिस में देखा। मेरे ब्रदर भी, पहले हम दोनों अलवर में एक ही ऑफिस में थे। अच्छा अच्छा। आपके भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजली बोर्ड में थे। वो मेरे से अच्छे पद पर थे। अच्छा अच्छा। और मैं उनसे नीचे पद पे था। लेकिन मैंने तो ऑन रिक्वेस्ट आया था और वो लॉन्ग स्टे में आए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अधिकारी का मैं देखो कि जब एक बड़ा भाई रिटायर हो रहा है और उसी कार्यालय से, उसका मान सम्मान कैसा और मेरा मान सम्मान कैसा तो हुआ। मतलब बहुत अच्छा हुआ उनसे। मैं कहता हूँ मुझे खुद को ही नहीं कि मैंने कई अधिकारियों के भी रिटायरमेंट देखे। अधिकारियों के मेरा बहुत बड़ा मतलब यहाँ होटल था। अच्छा अच्छा। डीजे विजे लगे हुए थे, खाना पीना चल रहा था। अधिकारी गण भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग भी नाच डांस रहे थे। और उन्होंने मेरे मतलब ससुराल पक्ष वाले भी, मेरे समधी भी, बच्चे के ससुराल वाले भी, मेरे जीजे भी उसमें सारे आए हुए थे। तो हमारे अधिकारी ने कहा कि देखो इस आदमी से कुछ सीखो। बिल्कुल, तो यही होता है एक रिटायरमेंट। ये हमारे देखो ऐसा हमारे पिताजी ने मैं हमसे एक ही बात सुनाई थी कि मेहनत करो, ईमानदारी की, ईमानदारी का पैसा आप कमाओ। बिल्कुल। और तनख्वाह है गवर्नमेंट की, आप गवर्नमेंट का काम करते हो। रिश्वत का पैसा आपको कभी नहीं फलेगा। बिल्कुल सही बात। ये अगर तुम मेरे बच्चे हो तो एक गांठ बांध लो कि आपको ईमानदारी का पैसा कमाना है। सही। बेईमानी 4 दिन आपको अच्छी लगेगी कमानी, वो फिर ऐसा जाएगी तो तुमको याद करोगे अरे यार मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। तो ये पिताजी ने हमको 3 शिक्षाएं बहुत अच्छी दी थी। आज मैंने वो शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है। और बच्चा अपने मतलब दादे के से भी 2 कदम आगे गया है। जो मैंने उसको शिक्षा दी मैंने अपने पिताजी से पाई और मैंने अपने बेटे को दी, वो उससे भी 2 कदम आगे गया है। तो हमें पता लगा है कि आप रिटायर होने के बाद आपने बिजनेस शुरू किया। हाँ जी। तो रिटायर होने के बाद अक्सर लोग घर पे बैठ जाते हैं, तो आपने बिजनेस क्यों चुना? देखो बिजनेस इसलिए चुना कि मैं शुरू से ही मेहनती रहा और ईमानदारी रहा। क्योंकि पिताजी के हमारे कुछ जो शब्द मैंने बताया कि मेरे को 3 वचन उन्होंने बताए थे, शिक्षा दी थी कि मेहनत मजदूरी कर लो लेकिन चोरी बेईमानी मत करो। वो एक दोहा है ना, मांगत मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरण भला, ये सतगुरु की सीख। तो हमारे पिताजी ने हमको जो सीख दी है कि बेटे चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करी, मेहनत करो, मेहनत आपका रंग लाएगी। तो हम रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद आज हम अपने जब पहले की जो स्थिति है मैं आपको क्या बताऊं जो हम थे, और आज हम भगवान की ईश्वर की दुआ है, बहुत बड़ा हमको ईश्वर का हमें सहयोग दिया, उसका आशीर्वाद है। और हमारे पिताजी का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर था और आज भी है। आज हम बड़े मतलब हमारे घर में भगवान की दया से गाड़ियां भी हैं, बंगले फ्लैट भी है, मकान भी है और बच्चा भी लायक है, पोते पोती भी लायक है। मेरे भगवान सबको ऐसे दे। तो मैंने मेहनत करके मैंने सोचा कि घर बैठे क्या करेंगे। अब घर बैठे
बिजनेस शुरू किया। देखो शुरू कोई भी कार्य करो, किसी भी तरह का करो, कुछ भी करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो मेरे खानदान में क्या, मेरे समाज में किसी भी रिश्तेदारों ने कोई ये बिजनेस शुरू नहीं किया। हमारे मतलब वो है कि अब हंसने वाली बात होती है कि हमारे ब्राह्मणों में एक वो है कि उछलेंगे ज्यादा। मैंने ये कर दिया, मैंने साहब वो दुकान खोल रखी है, मैंने शोरूम खोल रखा है, मैंने वो कर रखा है। वो ये कंवारेपन तक तो चलता है अच्छा, शादी के बाद वो सब धावा ढोल हो जाता है। दिखाते हैं लड़की वाले को, देखो जी मेरा शोरूम है, मेरा ये है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो आपने तो शादी के रिटायरमेंट के बाद काम शुरू किया? हाँ, अब वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने 41 साल नौकरी करी, और आज मैं कहता हूँ कि कोई भी 41 साल क्या, मैं कहता हूँ 35 साल नौकरी भी बहुत होती है, क्योंकि आज नौकरियां लगती नहीं है। क्योंकि 25 साल 28 साल तक तो नौकरियां, 25 साल तक मान के चलो, और हमारी लग गई थी 17.5 साल 18 साल में नौकरी। सही बात है। तो उस समय देखो वो जमाना जब हम याद करते हैं तो उस समय सब्जियां भी ताजी अच्छी, घी दूध चाय सब बढ़िया होता था। आजकल कुछ भी नहीं। तो मैंने जब शुरू किया ये काम, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें आई। उसमें साहब मेरी पत्नी ने, मेरे लड़के ने मेरा बड़ा सहयोग दिया। दिल्ली जाना, माल लाना, थोड़ा थोड़ा मतलब देखो जैसे भी हमने बहुत मतलब संघर्ष किया। कभी आपको ये लगा कि मैंने डिसीजन गलत ले लिया? नहीं, मेरे को नहीं लगा। आपको ये लगा? आज तक भी नहीं लगा। बिजनेस करा बढ़िया। हाँ, आज भी देखो मेरे को बिजनेस करते 8 साल हो गए। मेरे को कोई भी एक रत्ती भी, अब ठीक है थोड़ी उम्र हो गई मेरी, तो उम्र से मेरे को होता है, क्योंकि बच्चा भी बेचारा शाम को ड्यूटी से आता है, वो भी दुकान पे बैठ जाता है वो और मिसेज भी सुबह आती है मेरी 11 बजे 10:30 11 बजे आ जाती है, वो भी सारा दिन शॉप पे रहती है। अब फिर देखो जी उम्र है, उम्र के हिसाब से ये तो होता है ना। अब शरीर भी थोड़ा हमारा, मिसेज भी मेरी बीमार रहती है, बीपी की भी, शुगर भी, डायबिटीज, मतलब ये क्या है कि उसके कई 2-3 बीमारी, थायराइड है, तो वो भी देखो। अब मैं भी सोचता हूँ कि मैं अभी थक गया हूँ थोड़ा सा। बाकी मैं हिम्मत नहीं हार रहा कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं। बिजनेस क्योंकि पिताजी का कहना है मेहनत करो, जब तक तुम्हारे हाथ पैर कर रहे नहीं। तो जैसे आपने शुरुआत में काफी चुनौतियों का सामना किया, उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लगी, उसके बाद आपने बिजनेस किया। हाँ जी। तो आप नई जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे कि लोगों को क्या करना चाहिए? देखो मैं तो देखो, अगर किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो वेल एंड गुड। देखो सरकारी नौकरी होती है। तो क्या अभी भी सरकारी नौकरी में फायदे हैं? देखो सरकारी नहीं, देखो सरकारी नौकरी में फायदा है। जैसे देखो आज हमारी उम्र हो गई, हम रिटायर हो गए, एक दिन वो दिन आएगा रिटायर होने का, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक फंडा है कि 60 साल में उसको रिटायरमेंट देना है। बिल्कुल देना है। मृत्यु का कोई वो नहीं है कि कब आएगी, लेकिन रिटायरमेंट तो फिक्स है। रिटायरमेंट आपने जिस दिन सरकारी दफ्तर में पैर रख दिया अपॉइंटमेंट लेके, और उस दिन से आप अपने उल्टी गिनती शुरू कर लो कि मेरे 60 साल कब होंगे, ये मुझे तिलक लगा के साफा बांध के और ये मेरे को विदा कर देंगे। लेकिन बिजनेस में कोई साफा नहीं बनता। लेकिन संघर्ष तो बहुत है। संघर्ष, मेहनत। लेकिन इसमें क्या है, आज आपका मूड नहीं है, तबियत ऑफिस में, साहब मैं आज नहीं आऊंगा, लेकिन दुकान पे तो रोज जाना पड़ेगा। दुकान पे जाना पड़ेगा, जब जाओगे नहीं तो आओगे का। अच्छा, इसमें सरकारी नौकरी में इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में जब तक आप जीवित हो आपको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल। रिटायरमेंट का तो आपको मिला ही, पेंशन भी मिली, मतलब ग्रेजुएटी भी मिली, तनख्वाह भी मिली, सब कुछ मतलब मिला। लेकिन रिटायर होने के बाद भी आज भी आपको मतलब जब तक जीवित तो आपको मिलेगा, पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे कल को कुछ हो जाता है, उसकी पत्नी को, आपकी पत्नी को भी सब मिलेगा, पेंशन मिलेगी। तो अब ये मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट। दोस्तों, हर सफलता के पीछे बहुत सारी कोशिशें और मेहनत होती है। अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जो कि है रैपिड फायर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका जल्दी से जल्दी आंसर, टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन है सफलता या मतलब। दूसरा है मेहनत या किस्मत।
फिर सबसे बड़ी ताकत क्या है? परिवार, और सबसे बड़ा डर? माँ बाप, और जीवन का मंत्र? ईमानदार, और आपके आदर्श? अच्छे विचार, माता पिता, सेवा करना। पापा, आपने अपनी जिंदगी के अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत का फल सिर्फ सफलता नहीं होती, बल्कि एक ऐसा परिवार होता है जो आपके ऊपर गर्व महसूस करे, और हमें हमारे पिता पे गर्व है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपकी लाइफ में कितनी भी चुनौतियां हो, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की चुनौतियों का ज्यादा लंबे टाइम तक सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जीत निश्चित होगी।